ये इन दिनों का वाकया है जब मेरी उम्र 9 साल थी और हम शहर से मुल्हका एक कॉलोनी में रहते थे। नाना अबू और नानी का घर भी हमारे मकान के करीब ही था। तभी मुझको वहाँ जाना अच्छा लगता था क्योंकि मामू की बेटियाँ मेरी हम उम्र थी। मैं रोज़ ही वहाँ जाती और उनके साथ खेलती। यूं मेरा ज़्यादातर वक्त नानी के घर ही गुजरता था। मम्मी जान तालीम याफ्ता थी, वो सर्विस करना चाहती थी लेकिन वालिद उनको मना करते थे। कहते, नईमा बेगम, मैं इतना कमा लेता हूँ कि घर का गुजारा बखूबी हो रहा है। तुम घर पर ही रहो, बच्चों की देखभाल करो। तुम्हारे घर पर रहने से मैं और बच्चे बहुत सुकून से हैं। मुलाजमत करके क्यों इस सुकून को तहबाला करती हो? बच्चे बड़े हो गए हैं, ये खुद का ख्याल रख सकते हैं। पास मेरी माँ का घर है, स्कूल से आकर वहाँ चले जाते हैं। मेरी वालिदा उनका ख्याल रखती है। ऐसे में अगर मैं मुलाजमत करके कुछ रुपया जोड़ लूँ तो ये हमारे बच्चों ही के काम आएगा। सोचो मेरी तालीम का क्या फ़ायदा अगर मैं मुलाजमत करके घर को फ़ायदा ना पहुँचाओ है। ठीक है तुम्हारी बात, वालिद साहब का जवाब होता, लेकिन यह तो सोचो कि ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारे कमाए चंद रुपयों से है, अगर में रहकर अपने बच्चों को सिक पहुँचाने में है। रुपया फिर कमा लेना, अभी हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए। तुम्हारी मुसलसल और रोज़ाना घर में गैर मौजूदगी से ये गैर महफूज और तत्तर बुतर हो जाएंगे। नहीं होगा ऐसा कुछ। सारी दुनिया की औरतें नौकरियां करती हैं और घर बार को भी देखती हैं। मैं सर्विस करूंगी तो ऐसा क्या बुरा हो जाएगा? आपके जहन में जाने क्यों इस कदर मनफी सोचें आती हैं। गरज बहुत दिनों के इसरार के बाद उम्मी ने अबू से मुलाजमत करने की इजाज़त हासिल कर ही ली और खुशकिस्मती से उनको बहुत जल्द मुलाजमत मिल भी गई। वो अब सुबह सादिक को उठ जाती, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता और साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर लेती। हमको नाश्ता करवाकर स्कूल रवाना करती। इसके बाद खुद तैयार हो, वालिद साहब भी दफ्तर के लिए तैयार हो जाते। यूं दोनों घर से साथ निकलते। वालिद साहब अपने ऑफिस जाते हुए अम्मी को उनके ऑफिस ड्रॉप करते जाते। इन दिनों में 5वीं में, मुझसे छोटी बहन चौथी में, जबकि भाई दूसरी जमात का तालिब था। वालिदा के बकौल हम बड़े हो गए थे, लेकिन हम अभी इतने बड़े भी ना हुए थे कि खुद को बखूबी संभाल सकते। मैं भी एक लाओबाली लड़की थी। मुझको तो स्कूल से आते ही मामू की बच्चियों के साथ खेलने की पड़ी रहती थी। खुशकिस्मती से हम तीनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का रास्ता पैदल तय करते, छठी के बाद वापस भी पैदल घर आते। पड़ोस से घर की चाबी लेकर ताला खोलते। अम्मी जो खाना हमारे लिए किचन में रख जाती, मैं प्लेटों में डालती और अपनी बहन और भाई को खिलाती। झूठे बर्तन समेटकर बावर्ची खाने में रखती। यूनिफॉर्म बदलकर घर को ताला लगाती। चाबी पड़ोसन को देकर मैं नवीदा और शाम को लेकर नानी अम्मा के घर चल देती। ये हमारा रोज का मामूल था। हम सिर्फ छठी के दिन अपने घर में रहते क्योंकि इस रोज हमारे वालिदैन की भी ऑफिस से छुट्टी होती थी। मम्मी सर्विस मिल जाने से खुश थी और हम यूँ खुश थे कि आज़ादी मिली हुई थी और नानी अम्मा के घर जाने और इनके वहाँ ज़्यादा वक्त खेल कूद में गुजारने को मिलता था। जल्द ही नानी ने एहसास किया कि इस तरह बच्चे तमाम वक्त खेल में मगन रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने उम्मी से कहा कि शाम के 6 बजे बच्चों को घर ले जाने को आती हो, उनका तो सारा वक्त खेल कूद में गुजरता है। ये ना तो सिपारा पढ़ पाते हैं और ना स्कूल का काम करने को उनके पास वक्त बचता है। हमारे घर से कुछ फासले पर अकेडमी है जहाँ दर्स कलाम पाक भी देते हैं और स्कूल का जिम्मे काम भी बच्चों को कराया जाता है। क्यों ना इनको मैं वहाँ दाखिल करा दूँ? उम्मी बोले। शान तो अभी छोटा है और नवीदा इसको संभालती है। वो इकमी गई तो शान आपको तंग करेगा, अलबत्ता फरीदा को आप वहाँ दाखिल कर सकती है। यूं नानी अम्मा ने मुझको बच्चों की एकेडमी में दाखिल करा दिया। उम्मी अबू दफ्तर से थके आते घर आकर कुछ देर आराम करते और शाम को मेरी माँ नानी के घर से हमको ले जाती। यूं हम सुबह का थोड़ा सा वक्त और शाम के चंद घंटे ही माँ बाप के पास गुजारते थे। जब मैं एकेडमी से दर्स लेकर लौटती तो गिल्ली की बच्चियों के साथ खेल में मशगूल हो जाती क्योंकि जानती थी उम्मी देर से लेने आएंगी। जिस गिल्ली में हम खेलते थे वहाँ मामू के दोस्त असगर की दुकान थी। बच्चों के खाने पीने की चीज़ें मसलन टाफियाँ, बिस्कुट, मीठी गोलियाँ, गजक वगैरह यहाँ मिलती थी। मामू ने असगर से कह रखा था कि मेरी भांजी फरीदा अगर बिस्कुट टाफियाँ वगैरह लेने आए तो दे दिया करो और हिसाब लिख लिया करो।
मैं पैसे अदा कर दिया करूँगा। असगर के सामने वाली गली में ही हम खेलते थे और वो हमारे ख्याल भी रखते थे। हमको दूर जाने से मना करते थे। जहाँ हम खेलते, इस गली के इख्तिताम पर आगे एक मैदान था जिसमें झाड़ियाँ उगी हुई थीं। इस जगह के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थी। असगर मामू भी हमको इस तरफ जाने नहीं देते थे। हम सारी लड़कियां छोटी उम्र की थीं, लिहाजा खुद भी हम इधर जाने से डरती थीं। एक रोज़ जब सब लड़कियां खेल कर अपने घरों को चली गई तो मैं भी जाने को हुई। शाम का वक्त था, मैं अकेली रह गई थी। अचानक मेरी नज़र झाड़ियों की तरफ उठी जहां मुझे एक बहुत भयानक शक्ल वाला आदमी नजर आया। इसने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं डर गई और अबेउकर असगर मामू की दुकान के थल्ले पर चढ़ गई। वो बोले, क्या है गुड़िया, क्या बिस्कुट लेने हैं? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई क्योंकि घबराई थी। मैंने इस तरफ इशारा किया तो वो आदमी वहां से फौरन चला गया। असगर मामू इसको ना देख सके लेकिन मुझको सहा हुआ देखकर पूछा, क्या डर गई हो? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी क्योंकि मुझसे बोला ना जा रहा था। तभी उन्होंने कहा कि यूँ तुमको घर छोड़ दूँ। वो नानिक के घर तक मेरे साथ आए और दरवाजे पर छोड़कर चले गए। घर आकर मैंने इस बात का जाल कर नानी से किया कि मैंने कुछ भूत जैसा आदमी देखा था। वो बोले, भूत से मत डरा कर, भूत आबादी में नहीं रहते, अलबत्ता वीराने में मत जाना। तभी तो मना करती हूँ कि देर तक लड़कियों के साथ मत खेला करो और जल्दी से घर को आ जाया करो। नानी तो इस बात को भूल भाल गई लेकिन मैं ना भुला सकी। इस आदमी की शक्ल से जो खौफ महसूस किया करती, इस खौफ को मैं ना भुला सकी थी। ये डर तो मेरे दिल में बैठ गया था। हमारी अकेडमी या उसको मदरसा कह ले, इसका वक्त जोहर से असर तक था। इस रोज़ स्कूल से आकर मीर वहाँ जाने का मूड न था, मगर नानी ने ज़बरदस्ती भेज दिया कि यहाँ गली में खेलने के अलावा किया करोगी, क्यों सिपारे के सबक का नागा करती हो, चुल्लू पड़ने जा। मैं गई तो मगर मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस्तानी भी बोले, क्या हुआ है भाई तुमको, तबीयत खराब है? मैंने जवाब दिया, अच्छा तो आज तुम जल्दी घर चली जाओ, लेकिन सामने वाले दरवाजे से नहीं वरना है टीचर नाराज होंगी। मैं तुमको पिछले दरवाजे तक पहुंचा देती हूँ, तुम इधर से चली जाओ। उन्होंने अज़रा हमदर्दी मुझे जल्दी छुट्टी दे दी थी, वरना जल्दी छुट्टी देने की इजाज़त न थी। मैं जब पिछले दरवाजे से निकली, रास्ता कुछ वीरान सा था। मुझे डर भी महसूस हुआ क्योंकि हम हमेशा बड़े मरकज़ी दरवाजे से बाहर आते जाते थे, जो मैन सड़क के सामने खिलता था, और ये अकबी दरवाज़ा पिछली गली में खिलता था। पहली बार इस तरफ से जा रही थी। गली भी सुनसान थी। ये दोपहर 3 बजे का वक्त था। अभी इमारत से घूमकर मैन सड़क तक न पहुंची थी कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मुड़ कर देखा, ये वही शख्स था जो 2 दिन पहले मुझे झाड़ियों की तरफ बुला रहा था। इसकी भयानक सूरत देखते ही मेरी चीख निकल गई। उसने एक हाथ से मुझे पकड़ा क्योंकि दूसरे हाथ में चाकू था। खुला चा तो देखकर मेरी आवाज़ गिले में फंस गई, फिर तो मारे खौफ के मेरी घिघी बंद गई। इसके हाथ में चाकू ना भी होता तो इसका बदसूरत चेहरा देखकर ही मेरी ज़बान गुम हो जानी थी। वो चाकू मेरी कमर पर रखकर मुझे आगे की तरफ धकेल रहा था, बार बार कहता, खबरदार, आवाज़ निकाली तो चाकू कमर में उतार दूंगा। वो इसी तरह मुझे सड़क तक लाया जहां एक वैगन खड़ी थी। इसमें 2 आदमी बैठे हुए थे। एक तो ड्राइवर था, दूसरा मोटा सा आदमी इसके साथ विराजमान था। हमको देखते ही वो वैन से उतर आया और आते ही इस बदशक्ल आदमी को इशारा किया। तभी उन्होंने उठाकर मुझे सोजो की वैन में डाल दिया। मोटे आदमी ने कहा, लाले, क्या उसे बांध दे? बदशक्ल बोला, नहीं, इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं देख रही थी कि 5 और 6 बरस की 2 बच्चियां और भी थीं जो बेहोश पड़ी थीं। समझ गई कि उन्होंने उनको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया है। इसके बाद बदशक्ल ने इंजेक्शन निकाला और कोई दवा भरने लगा, लेकिन शीशी में थोड़ी सी दवा बची हुई थी। गाड़ी तेज चल रही थी। अचानक स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी जोर से उछली और उसके हाथ में पकड़ा इंजेक्शन गिरकर टूट गया। दवा भी गिर गई और ज़ाय हो गई। अब लाले का पारा चढ़ गया। इसने एक बड़े रुमाल से मेरा मुंह बांध दिया क्योंकि मैं रोए जा रही थी। इसने मेरी आवाज़ बंद कर दी। बोला, अगर रोएगी तो चाकू से ज़बह कर डालूंगा।
उसने जोर से मुझको 2-4 थप्पड़ भी रसीद किए और वैन में एक बंधी हुई बिक्री की तरह बेबस डाल दिया। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। लाला ऊँघने लगा। मोटा आदमी आगे जा बैठा था। लाले की आंखें सुर्ख थीं जैसे कि वो बहुत घंटों से सोया ना हो। चलते चलते अचानक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो गई। शायद आगे कोई चेक करने वाले इनको दिखाई दिए थे या कोई पुलिस चौकी थी। बहरहाल लम्हे भर को ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैं वैन में इस जगह थी जहां से छलांग लगाती तो नीचे गिर जाती, जबकि मेरे पीछे 2 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं और कुछ सामान भी रखा हुआ था। मैंने सर उठा के देखा। हल्का सा लिफनद हीरा था। सोजो की वैगन रुकी हुई थी। मेरा मुंह उन्होंने कसकर बांधा था लेकिन हाथ पीर आजाद थे। मैंने वैगन का पर्दा हटाया और बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही वैगन चल पड़ी थी। लाले की भी आंख खुल गई। इसको मालूम हो गया कि मैंने छलांग लगाई है। मैं मिट्टी वाली जमीन पर गिरी थी। एक लम्हा ज़ाय किया बगैर पूरी कुव्वत से उठकर सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सच है, जब इंसान की जान पर बनी हो तो फिर इसको कुछ नहीं सूझता, और अल्लाह ने बचाना हो तो इसको वो इतनी ताकत भी अता कर देता है कि इसके बचने के असबाब पैदा हो जाएं। अगरचा मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन ज़िंदगी बचाने और आज़ादी के एहसास ने हर चीज़ पर गालिब आ गया था। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, पाँव भी मुड़ जाने से लगता था कि कुछ टूट गया है, मगर हिम्मत ना हारे। भागने के सिवा कुछ समझाई ना दे रहा था। इनकी आवाज़ में मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। मोटा कह रहा था, लाला पकड़ो, ये भागे ना पाए। वो पुकार रहे थे, रुक जाओ लड़के, वरना गोली मार देंगे। मैंने सोचा गोली मारते हैं तो मार दे। जब तक भाग सकती हूँ भागती रहूंगी। शायद ही फिर कभी मैं इतनी तेज दौड़ सीखूं कि जिस कदर तीज़मी इस दिन दौड़ी थी। आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है कि क्या मैं इतना तेज भी दौड़ सकती हूँ। हरगज़ नहीं, ये मौत का खौफ ही था जो मुझको दौड़ा रहा था। दरअसल सामने साफ मैदान होने की वजह से मैं खुद को उनकी नज़रों से ओझल भी ना कर सकती थी। एक ही बार मोड़ कर देखा था। लाला मुझको अपने पीछे इताद खाई दे रहा था। ये इलाका वीरान और खुला था। कुछ पता न था कि मैं किस समत जा रही हूँ। दफतन गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, तब लगा कि उन्होंने मुझे ही गोली मारी है, मगर नहीं। जब कुदरत किसी काम के होने की मंजूरी दे देती है तो इसके लिए असबाब भी खुद पैदा कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर भी मैंने पीछे मुड़ कर ना देखा और तेज भागी। गोलियां चलने की आवाज़ आती रही और मैं भागती रही। दरअसल उन लोगों को किसी ने देख लिया था, गालिबन पुलिस ने, और उन्होंने उन पर गोलियां चलाई थी, नहीं मालूम। मगर मैं काफ़ी दूर निकल आई थी। तब रफ्तार धीमी कर ली एक बार और मोड़ कर देखा। अब वहां कोई ना था। मुझे वो नजर ना आ रहे थे। शायद मैं उनकी हद निगाह से आगे निकल चुकी थी। अब आबादी दिखाई दे रही थी, मकानात नजर आने लगे थे, फिर मुझको कुछ लोग भी नजर आए। मैंने भागना बंद ना किया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे कि ये लड़की दीवानों की तरह भागती जा रही है। बिलाखिर एक जगह थक कर गिर पड़ी। मैंने उधर उधर देखा तो इलाका जाना पहचाना लगा। मेरी सांस उखड़ चुकी थी और दिल किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह धक धक कर रहा था। एक औरत मेरे करीब आई। इसने प्यार से पूछा, बच्ची, क्या बात है, क्या हुआ है तुझे? इसकी आवाज ने सुकून दिया। आवाज जानी पहचानी लगी। दिमाग पर जोर दिया। ये मेरी खाला थी। इसने कहा, फरीदा, इस वक्त इधर अकेली आई हो, और ये क्या हालत तुमने बनाई हुई है? तीर अन्ना किसने बांधा है? उन्होंने रुमाल की गिरा खोल कर मेरे मुंह को आज़ाद किया तो मैं खाला उंजू कहकर लिपट गई और रोने लगी। उन्होंने मुझे बाज वसी उठाया और गिले से लिपटा लिया, सहारा देकर अपने घर ले गईं जो करीब ही था। ये रास्ता, ये गली, ये जगह मेरे लिए अनजानी न थी। कई बार उम्मी और नानिया के साथ यहाँ खाला के पास आ चुकी थी। घर में लाकर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लुटाया और पानी का गिलास लबों को लगाया। मैं एक घूंट ले सकी और बेहोश हो गई। न जाने कब तक उनके यहाँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। होश आया तो खाला और खालू मेरे पास बैठे हुए थे और खाला मेरे बालों को सहला रही थी। खाला ने हाल पूछा, मैं फिर से रोने लगी। उन्होंने चुप कराया, नीम गर्म दूध इसरार करके पिलाया और सुकून दिया।
मेरे हवास बहाल हुए तो उनको तमाम हाल बता दिया। वो हाल सुनकर रो रही थी। उन्होंने खुद रोते हुए मुझको दिलासा दिया कि शुक्र है तुम बच गई। तुम में हिम्मत की, वरना बजाय इस वक्त इन जालिमों के चुंगल में फंसी न जाने कहाँ होत। खाला और खालू अपनी मोटर में मुझे घर छोड़ने आए और अम्मी, अबू, नानी, मामू सभी परेशान थे। किसी को मालूम न था कि उन चंद घंटों में मुझ पर क्या बीती है। मामू मुझे ढूंढने निकले हुए थे, मदरसे गए, वो भी बंद हो चुका था। जब खाला ने तफसील बताई, अम्मी रोने लगे, अबू भी आबदीदा थे। नानी ने तो पहले से रू रू कर अपना हाल बुरा कर लिया था, अब वालिद को मौका मिला। उम्मी से कहा, मैं इसीलिए मना करता था कि अभी बच्चे नादान हैं, नौकरी कुछ अरसे बाद कर लेना, मगर तुमको तो रुपयों का लालच पड़ा हुआ था, हालांकि घर में अल्लाह का दिया सभी कुछ है। नानी ने भी कहा, नहीं माँ, तुमने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे पर डाल दी है, हालांकि मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं ये जिम्मेदारियां निभा सकूं। इस नौकरी के चक्कर में तुम किसी न किसी रोजान बच्चों का नुकसान करोगी। ये तो खुदा का शुक्र है कि बच्ची ने हिम्मत की और ये किसी न किसी तरह हम तक पहुंच गई। अगर वो लोग ले ही जाते तब हम क्या करते? सोचो तो जरा, इस बच्ची का न जाने क्या हश्र होता। उम्मी तो यूं भी दूर ही थी, मुझे गिले से लगाकर खूब प्यार किया और आइंदा लापरवाही बरतने से तौबा कर ली। मामू और अबू थाने रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उनको बताने कि हमारी बच्ची मिल गई है, लेकिन और दो बच्चियां भी उनकी गाड़ी में थीं। ना जाने मासूम फूलों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया होगा। इसके बाद तो उम्मी बहुत मोहतात हो गई, मुलाजमत को खैर बात के दिया और 4 साल तक दोबारा नौकरी का ना सोचा जब तक हम बाशऊर ना हो गए। वो अब भी हर मुलाजमत करने वाली माँ को नसीहत करती हैं कि अपने बच्चों से ज़रा सी भी गफलत ना करना।